इसी साथ में बुलाना चाहता हूँ अपने बड़े भाई पूर्व मंत्री आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। माननीय बाबू जी। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आयोजित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय भाई इरफान इरशाद जी, हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बरेली मंडल के प्रभारी भाई देवेंद्र साठ जी, हमारे प्रदेश महासचिव आदरणीय वीरेंद्र प्रजापति जी, आदरणीय हाजी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महान भाव, बरेली के सभी पदाधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, बरेली मंडल में जब मैं 16 में जेल से छूट करके आया तो जब मैं जन संपर्क यात्रा के माध्यम से बरेली मंडल में आया, आपके बरेली जिले में भी आया, उस समय बरेली सदर में हम लोग मीटिंग किए थे। बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे हुए थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। उसके बाद बीच बीच में बरेली जिले में आता रहा। एक बार हम लोगों ने कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की मीटिंग की, 2 दिन का कैडर किया। अभी पिछले 3 महीने पहले भी मैं बरेली शहर में आपके बीच में आया था, लेकिन बरेली से हट करके जो हमें कार्यक्रम करने चाहिए थे वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। हमारे बरेली जिले के साथी कोशिश कर रहे थे, हमारे योगेंद्र साठ जी भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जिस दिन से हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भाई देवेंद्र साठ जी ने ये जिम्मेदारी निभाई, तो बरेली मंडल में, चाहे वो बरेली जिला हो या बदायूं हो या शाहजहांपुर या पीलीभीत हो, आपके सबके सहयोग से भाई देवेंद्र जी और योगेंद्र जी बहुत अच्छी तैयारी करने में लगे हुए। मैं आप सबके सामने देवेंद्र जी की भी प्रशंसा करता हूं और आप सब लोगों की भी प्रशंसा करता हूं कि आप सब लोगों के सहयोग से पार्टी की बात बहुत तेजी से आगे बढ़ी। साथियों, आज के कार्यक्रम का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, नाम से ही आपको महसूस होता होगा कि जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज से 30-35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे माननीय कांशीराम साहब की देखरेख में, तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हम करते थे। उस समय उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जहां मैं नहीं गया हूं। सब जगह मैं गया और सब जगह हम लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेकिन कांशीराम जी ने जिस विचारधारा के साथ बहुजन समाज पार्टी को बनाया वो महात्मा फुले की विचारधारा थी, माता सावित्रीबाई फुले की थी, बहन फातिमा शेख की थी, भाई उस्मान शेख की थी।
बाबा साहब अम्बेडकर की थी, छत्रपति साहू जी महाराज की थी। आज वो विचारधारा बहुजन समाज पार्टी में कहीं देखने को नहीं मिलती। जो बहुजन समाज पार्टी पहले भाईचारा की बात करती थी, एक नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो नारा बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया। जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो माननीय कांशीराम साहब का नारा था, उनके जाने के साथ बहुजन समाज पार्टी ने उस नारे को बदल करके दूसरा नारा दे दिया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन समाज पार्टी पिछड़े और दलित के लिए बनाई गई थी, अक़लियत के लिए बनाई गई थी, जो बहुजन समाज पार्टी में गरीब और कमजोर की बात होती थी, वीकर सेक्शन की बात होती थी, अगर आज उस बहुजन समाज पार्टी में दलित का बेटा भी टिकट मांगता है, सभासद का मांगता है, जिला पंचायत का मांगता है, तो आज बिना पैसे के उसको सभासद का और जिला पंचायत का टिकट भी अनुसूचित जात के बच्चे के, जाटो समाज के बच्चे को नहीं मिलता है। पूरा खून पसीना बहाया, जीवन बर्बाद किया सब लोगों ने कि गरीब की कमजोर के लिए लड़ाई लड़ेगी, लेकिन गरीब और कमजोर तो बहुत पीछे छूट गया। और बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की गोद में जाकर के बैठ गई। जिस बहुजन समाज पार्टी में हम लोगों ने अपने जीवन का कीमती समय लगाया, वो बहुजन समाज पार्टी तो रास्ते से भटक गई। लेकिन आज हम जितने लोग हैं, जितने पुराने लोग हैं, जो माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, फुले को, साहू को, फातिमा को मानने वाले लोग हैं, आज भी वो उसी विचारधारा के साथ खड़े हैं। आज हम इस विचारधारा के साथ हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया और आज भी हमारा नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारे जन अधिकार पार्टी की विचारधारा वही विचारधारा है जो महात्मा फुले की थी, माता सावित्रीबाई फुले की थी, बहन फातिमा शेख की थी, भाई उस्मान शेख की थी, बाबा साहब अम्बेडकर की थी, छत्रपति साहू जी महाराज की थी और मानवर कांशीराम जी की विचारधारा थी। उसी विचारधारा के साथ हम लोगों ने आज जन अधिकार पार्टी का गठन किया। मैं आप लोगों से भी कहता हूं और आप लोगों के माध्यम से जहां के आप रहने वाले हैं, आप के मिलने वाले होंगे, सभी आपको बहुजन समाज पार्टी के जो साथी हैं उनको आपको समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है जो माननीय कांशीराम साहब के जमाने में। अब वो बहुजन समाज पार्टी बदल गई है। अगर बहुजन समाज पार्टी की तरह माननीय कांशीराम साहब की विचार की पार्टी देखना है तो आइए जन अधिकार पार्टी में। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका पूरा मान सम्मान और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब आप ये बातें कहेंगे तो जरूर जो हमारे पुराने साथी हैं, जरूर वो बेचारे खुल रहे हैं, असमंजस में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ जाएं। अगर उनको सही जगह मिल जाए जो जन अधिकार पार्टी है, लेकिन अगर आप उन्हें आमंत्रित करें, आप उनसे चर्चा करें तो वो जरूर आपके साथ आएंगे। कुछ साथी तो आपके साथ तुरंत आएंगे और कुछ साथी तो ऐसे होंगे कि आपका मान सम्मान करेंगे, कहेंगे थोड़ा हमें समय दीजिए। तो देर सवेर वो सारे साथी आपके साथ जन अधिकार पार्टी में खड़े हुए। जन अधिकार पार्टी का एक ही मकसद है, इस देश के जो दबे कुचले मजलूम लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान भाइयों की आबादी है, सिख है, बौद्धिस्ट है, ईसाई है। अगर हम सब लोग मिल करके आपस में भाईचारा बना लें और अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें जन अधिकार पार्टी में, तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आज आपसे भी कहता हूं कि जन अधिकार पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए। पार्टियां तो बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी है जिसको हम 3 बार से वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को क्यों नहीं देना चाहिए वो तो कारण मैंने बता दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इनके बारे में भी हमें समझने की जरूरत है।
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें कितनी सुरक्षा मिली है, किसानों की समस्या का कितना समाधान हुआ है, बच्चों को कितना रोजगार मिला है, ये बातें आपसे छिपी हुई नहीं। महंगाई किस लेवल पर पहुंची है, डीजल और पेट्रोल की कीमत क्या है, सरसों की तेल की कीमत क्या है, दवाओं की कीमत क्या है, महंगाई कितने उच्च स्तर पर पहुंची है, ये बातें आपसे छिपी नहीं। शिक्षा का स्तर कितना खराब हो गया। जो सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, जब सारी संस्थाएं सरकार बेचती जा रही है तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? ना बच्चों को रोजगार है, ना शिक्षा है, ना दवाई है। सिर्फ अगर उनसे हम कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कि भाइयों बहनों, अयोध्या जी में भव्य मंदिर भगवान राम का निर्माण हमने कराया। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ में बच्चों की शिक्षा भी होनी चाहिए, बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए, किसान को खाद बीज सस्ते मिलनी चाहिए, उसको सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिलना चाहिए और उसकी फसल की कीमत उसे सही मिलना चाहिए। ये बात वो कभी नहीं कहते हैं। जब ये बात हम कहते हैं तो कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, शिक्षा की जरूरत क्या है, रोजगार की जरूरत क्या है। जाएं, संगम में स्नान करें और चारों धाम कराएं, शिक्षा की और रोजगार की कोई जरूरत नहीं। 5 किलो अनाज वो देते हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा उन्होंने कहा कि हम देते हैं, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया भी हमने दिया है। आगे चल के उनके बच्चे को और बहू को भी दे देंगे कॉलोनी, गैस सिलेंडर चूल्हा और 5 किलो अनाज। पढ़ाई की क्या जरूरत है, रोजगार की क्या जरूरत है। अगर ज्यादा मन चले तो चारों धाम की यात्रा में चले जाएं, वहाँ शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? गलत। सही कह रहे हैं। कॉलोनी में गैस सिलेंडर चूल्हा में जीवन कट जाएगा, 1,000 में कट जाएगा, 1,000 का कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके कार्यकाल को आपने अच्छी तरह देख लिया। अब 5 साल पहले भी आपको जाना है। हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। 5 साल पहले किसकी सरकार थी प्रदेश में? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार से निजात पाने के लिए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है तो वो ज्यादा याद आती है, लेकिन 5 साल पहले की सरकार को भी जरा याद करिए कि उस सरकार में कुछ आपको हासिल हुआ था क्या? आपके बच्चों को रोजगार मिला था क्या? आपकी समस्याओं का समाधान हुआ था? वोट तो सब लोगों ने दिया था, पिछड़ों ने, मुसलमान भाइयों ने, दलितों ने, सब लोगों ने वोट दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया था। लेकिन जब जगह निकलती थी, बाबू की, चपरासी की, तहसीलदार की, लेखपाल की, पंचायत सेक्रेटरी की, सिपाही की, दरोगा की, तो वो सरकार सबकी नहीं थी, सरकार वो कुछ लोगों की। आपके बच्चों का ध्यान नहीं था, मुसलमान भाइयों के बच्चों का ध्यान नहीं था, पिछड़े के बच्चों का ध्यान नहीं था। वो कुछ लोगों के लिए सरकार काम करती थी। और आज जब हम कहते हैं कि अगर हमारा वोट जिसको लेना है तो हमें हिस्सेदारी दे, भागीदारी दे, तो वो कहते हैं कैसी हिस्सेदारी, कैसे भागीदारी। हम उसे बताते हैं कि अगर ये सरकारी नौकरियां निकलेंगी, ये ठेके पट्टे का काम होगा, तो खाली आपके बच्चे करेंगे कि पाल का, प्रजापति का, निषाद का, कुर्मी का, लोधी का, मौर्य का, मुसलमान का बच्चा भी करेगा। तो वो कहते हैं ये बात छोड़ो, बीजेपी को हराना है तो हमारे साथ आओ।
बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे देश में आ जाएगा, पाकिस्तान से भारत को बहुत खतरा है, गाय माता को बहुत खतरा है, हिंदुत्व को बहुत खतरा है, तो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वाले हमारा वोट लेते हैं, फिर ना हमारे बच्चों को रोजगार देते, ना पढ़ाई का रास्ता, और महंगाई हर स्तर पर चरम सीमा पर, कुछ नहीं देते हैं। खाली हमें हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं और वोट लेकर के कहते हैं हमने आपके लिए भगवान का घर बना दिया, उसी में पूजा करें। और दूसरा कहता है कि बीजेपी से अगर निजात पाना है तो हम पिछड़ों की पार्टी है, हम मुसलमान भाइयों की भी रक्षा करेंगे, तो बीजेपी से निजात पाना है तो उनको वोट दे दीजिए। लेकिन जब नौकरी निकलेगी तो सिपाही उन्हीं का बच्चा होगा, पाल का, प्रजापति का, मौर्य का, कुर्मी का, लोधी का, मुसलमान का बच्चा नहीं होगा, फिर सिपाही उन्हीं का बच्चा होगा, दरोगा उन्हीं का बच्चा होगा। और अगर हम उनकी बात ना माने, हम कहें कि भाई हम भी पार्टी हैं, हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो कह देते हैं कि तुम बीजेपी से मिले हुए। अगर उनको वोट दे दें तो हम ठीक, और अगर उनको वोट ना दें तो हम बीजेपी से मिले हुए। इसलिए आपको इस बारे में सोचना है। पहले तो मुझे बात और पहले शुरू करना चाहिए। वैसे तो आप लोग जागरूक लोग हैं, हमारे यहाँ पार्टी के पदाधिकारी हैं या और पहले साथी यहाँ आपके बीच में आते हैं। पहले तो आपको ये सोचना है कि 5 साल में जब वोट पड़ता है और वोट देकर के जिसको आप जिताते हैं उससे क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। प्राथमिक बात यह है, शुरुआत यह है। मुझे भी शुरुआत यहीं से करना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आपको इस बात को सोचना है कि 5 साल में जब चुनाव आता है, वोट जब आप डालने जाते हैं और जिसको वोट देते हैं उससे आपका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है। अगर आप ये बात जान जाएं कि वोट देकर के जिसको हम जिताते हैं वो क्या क्या हमारा और हमारे बच्चों का फायदा कर सकता है और क्या क्या हमारा नुकसान कर सकता है, तो शायद हमारा फैसला सही हो जाए। अगर हमें अपनी बीमारी का पता चल जाए, अपनी परेशानी का पता चल जाए, अपनी तकलीफ का, अपने बच्चों की तकलीफ का पता चल जाए, तो हम इलाज करा सकते हैं, समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। आप अगर किसान हैं, किसान की परेशानी क्या है? खाद बीज हमें महंगी मिलती है, सस्ती नहीं है। हमें सिंचाई के लिए बिजली महंगी मिलती है, डीजल लेना है पंप सेट के लिए तो महंगा है। जो फसल हम पैदा करते हैं उसकी कीमत सही नहीं मिलती। हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल नहीं है, स्कूल है तो फीस महंगी है, और अगर हमने किसी तरह से पढ़ा लिया तो हमारे बच्चे को रोजगार नहीं। यही समस्या है कि कोई और समस्या है? अगर हम कर्जा ले लेते हैं किसी तरह से तो हम दे नहीं पाते, हमारी चाहत है कि माफ हो जाए। यही समस्या है कि कोई और समस्या है? यही है कि कोई और है? जरा बताइए, यही है कि कोई और समस्या है? यही बीमारी है कि कोई और है? अब जरा एक एक बीमारी के बारे में सोचिए कि अगर हमें खाद बीज सस्ती चाहिए, बिजली हमें फ्री चाहिए, तो ये कौन करता है? जरा ध्यान से सोचिए कि जिसको वोट देकर के जिताते हो वही तो नहीं करता ये काम। अगर हमें अपने बच्चे के लिए स्कूल चाहिए, फ्री शिक्षा चाहिए और पढ़ने के बाद रोजगार चाहिए, तो जरा ध्यान से सोचिए, जिसको वोट देकर के जिताते हैं क्या ये काम वही करता है क्या? अगर हमारी थाने में सुनाई नहीं होती, थानेदार हमारी समस्या का समाधान नहीं करता, हमारे ऊपर जुल्म जास्ती होती है, थानेदार नहीं सुनता, सीओ नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, कलेक्टर नहीं सुनता, तो जरा ध्यान से सोचिए कि थाने का दरोगा, सीओ, जिले का कप्तान और कलेक्टर उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं?
आपकी जितनी समस्याएं हैं, जितनी बीमारियां हैं, उनका समाधान जरा ध्यान से सोचिए, उसी के पास है क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो समस्या का समाधान हो जाए। अगर हम कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो क्या कहीं लेते लेते जाएंगे तो माफ हो जाएगा क्या? कि वही माफ करता है जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं। अगर ये बातें आपको, हमारी बहनों को, लोगों को समझ में आ जाए कि जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या है, अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो फिर हमसे फैसला सही हो जाए। कुछ लोग तो हमारा वोट गाय माता के नाम पर ले जाते हैं, भगवान का घर बनाने के नाम पर ले जाते हैं, वोट हमारा लेकर के वो राजपाट में पहुंच जाते हैं, फिर उनका लड़का कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है, और हमारा बच्चा तो चपरासी भी नहीं बन पाता। वोट तो आपने भगवान के नाम पर दिया, गाय माता के नाम पर दिया, लेकिन वो वोट लेकर के तो राजपाट में पहुंच गया, राजा बन गया। और राजा के हाथ में क्या क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। मैंने शुरुआत की कि जिसको वोट देकर के जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या है। जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ जाए कि जिसको वोट देकर के जिताते हैं उसके हाथ में क्या क्या है, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। जब तक आप अपना वोट शराब की बोतल में 500 रुपए में, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया में, गैस सिलेंडर चूल्हा में, कॉलोनी में देते रहेंगे, तब तक आपकी और आपके बच्चों की समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। आपका वोट लेते हैं और आपके वोट से सरकारी खजाने के मालिक होते हैं, और उस सरकारी खजाने से फिर आपको खरीदते हैं। बहुत सारे साथी हमारे सोचते हैं कि 2-2 हजार करके 6,000 रुपया दो हजार करके 6,000 रुपया ये कॉलोनी, ये गैस सिलेंडर चूल्हा इस सरकार ने दिया और किसी सरकार ने नहीं दिया। जरा आप ध्यान से सोचिए कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्या वो 5 किलो अनाज, ये 6,000 रुपया, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, क्या वो अपने घर से दे रहे हैं, अपने घर से लाए हैं? ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये 6,000 रुपया, ये आपकी गहरी कमाई का पैसा है, आपके खून पसीने का पैसा है। ये आप जब 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपया टैक्स लगता है। आप 1 लीटर डीजल में कितना टैक्स लगता है? 56 रुपया। आप कपड़े खरीदते हैं, अभी तक 5 रुपया, 100 में 5 रुपया टैक्स था, अब आपको कपड़े और जूते में 100 में 12 रुपया सरकार टैक्स लेगी 1 तारीख से। आप नमक खरीदते हैं तो सरकार टैक्स लेती है। जो कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, सरकार हर चीज में टैक्स लेती है। ये हमारा देश इतना मजेदार देश है कि अगर हमारा पैदा हुआ 1 दिन का बच्चा है और अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवा बिना टैक्स के नहीं मिल सकती है। अगर 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। ये जो गाड़ियां हैं, ये ट्रैक्टर है, ये मोटरसाइकिल है, अगर 100 रुपया का टायर तो 120 रुपया सरकार का टैक्स, कुल मिला के 220 रुपया। ये जो सरकारी टैक्स आप देते हैं ये जाके सरकार के खजाने में जमा होता है। और सरकारी खजाने का मालिक कौन होता है? सरकार। और सरकार कौन होती है? जो आपके वोट से चुनी जाती है। आपकी वोट से चुनी हुई सरकार और आपके टैक्स का खजाना, और मालिक कौन? कोई और आपके हाथ में कटोरा। फिर उस सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज मिलता है, 2-2 हजार करके 6,000 रुपया मिलता है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिलता है, किसी को 500 रुपया मिलता है। आपको लगता है नेताजी ने घर से दिया। ये जो आप 100 रुपया टैक्स देते हैं उसमें से 10 रुपया आपको मिलता है।
90 रुपया तो कहीं और खर्च होता है, बाकी जो 90 रुपया बचता है उसमें सिपाही से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। चपरासी से लेके कलेक्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से जाता है। सिपाही से लेके कप्तान तक का जो वेतन है वो आपके टैक्स के पैसे से, आपके खून पसीने के पैसे से जाता है। ये सड़कें जो बनती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से बनती हैं। ये जो बिजली लगती है, बिजली पैदा होती है, आपके टैक्स के पैसे से लगती है। प्राइमरी के मास्टर से लेकर डिग्री कॉलेज के मास्टर तक का वेतन आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। उसके बाद भी आपका पैसा बचता है तो नेताजी का हेलीकॉप्टर उसमें उड़ता है, नेताजी का जहाज उसमें उड़ता है, नेताजी के तेल में खर्चा होता है, नेताजी के बंगले में खर्चा होता है, नेताजी के नौकर चाकर में खर्चा होता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। आपको लगता है कि नेताजी के बदौलत घर चलता है। चुनाव के समय पर सरकार जो लोग चुनाव लड़ने आते हैं वो कहते हैं कि हमको वोट दो, हम 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। घर से माफ करेंगे हैं? पहले कहते हैं वोट दो, जब तुम वोट दोगे तो सरकार में पहुंच जाएंगे, राजा बन जाएंगे। राजा राज खजाने का मालिक होता है, तो जब आप वोट देके उसे राजा बना देंगे तो वो राज खजाने का मालिक होगा, तो राज खजाने से माफ कर देंगे। कहेगा हम आपको मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, घर से। नेताजी घर से देते हैं, सरकारी खजाने से देते हैं, आपके पैसे से देते हैं। आप जरा उससे कहिए कि आपकी बार हमको वोट दे दो, जिता दो, तुम 2 लाख का कर्जा माफ कर रहे हो, 4 लाख का माफ कर देंगे। तुम 1 मोबाइल देने को कहते हो, हम 2 मोबाइल दे देंगे। तुम 1 लैपटॉप देने को कहते हो, हम 2 लैपटॉप देंगे। देना तो सरकारी खजाने से है, घर से थोड़ी देना। ये 5 किलो अनाज गोरखपुर से ट्रक में लग के थोड़ी आता है, गैस सिलेंडर चूल्हा गुजरात से थोड़ी लग के आया है। ये आपके खून पसीने का है, आपने मालिक उनको बनाया। इतनी ही तो बात है, ये बात कोई और है। ये बात अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपकी और आपके बच्चों की किस्मत बदल जाए। अक्सर मैं अपने साथियों से एक बात कहता हूँ, रोज कहता हूँ। मेरे साथी सुनते सुनते उनके कान पक गए, तो कहते हैं मंत्री जी एक ही बात कहते हैं। 5 साल पहले 1000 का नोट चलता था ना, किसने बंद किया? मोदी जी ने। और धन की देवी कौन? लक्ष्मी माता। वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया, लक्ष्मी माता में लेके जाइए, कहिए माता जी इसको चलाइए, चल जाएगा हैं? और मोदी जी चाहे तो हैं? मोदी जी चाहे तो कहाँ ताकत है? मोदी जी में ये ताकत आई कहाँ से? वोट से। ये ताकत तो आपके पति में, आपके भाई में, मुझ में भी आ जाए। जिसको वोट दे दो उसी में आ जाए। लेकिन ये बात समझ में आए तब। हमारी बहनें लड्डू लेकर के, पूरी लेकर के, पैसे लेकर के, नारियल लेकर के, अपने बच्चे की भलाई के लिए, अपने पति की भलाई के लिए, अपने भाई की भलाई के लिए ऐसी जगह जाती हैं आशा में कि मेरे बेटे का भला हो जाए, मेरे पति का भला हो जाए, मेरे भाई का भला हो जाए। जाती तो उनके भले के लिए है, लेकिन जाती ऐसी जगह है जहां से आपके पति और बेटे का भला नहीं। जो पैसा आप दे करके आती हैं, उस पैसे से उनका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, सिपाही बनता है, दरोगा बनता है, और आपका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बनता है। जिस दिन आप अपनी वोट की कीमत समझ जाएं, उस दिन आपकी और आपकी बेटी की किस्मत बदल जाए। और जब तक आप अपने वोट की कीमत नहीं पहचानेंगे तो न इन 75 सालों में बदलाव हुआ है, न आने वाले कितने 75 साल बीत जाएंगे, हमारी किस्मत में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचानें। आप समझिए कि जिसको वोट देकर के 5 साल में जिताते हैं, उसके हाथ में क्या क्या रहता है। आपके ऊपर जब जुल्म जास्ती होती है और थाने में जाते हैं, आपकी जमीन में कब्जा होता है। इस सरकार में कम हुआ हो, लेकिन 5 साल वाले में तो बहुत हुआ है।
तो थाने में जाते हैं, दरोगा जी नहीं सुनते हैं, हमारे बेटे मारे जाते हैं, हमारी बेटियों से छेड़छाड़ होता है, थाने में सुनाई नहीं होती, सीओ नहीं सुनता, कप्तान नहीं सुनता। जरा ध्यान से सोचिए, किसकी सुनता है? उसी की सुनता है ना जिसको वोट देकर के जिताते हो। और फिर आपकी नहीं सुनी जाती तो गुनहगार कौन है? दोषी कौन है? कौन दोषी है? तो जहां गलती है उस गलती पे आपका ध्यान नहीं है, फिर आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, रोके और घर में बैठ जाते हैं। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती। अरे भाई रुक जा, भाई रुक जा, मैं यार बातें कह रहा हूँ, तुम अपना नारा लगाने में मेरा भी दिमाग लगा रहे। ये नारा मेरे जाने के बाद लगाना तो कुछ बात आए समझ में आएगी। मैं अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमारा और हमारे बच्चे का कल्याण कैसे होगा, हमारा बच्चा भी सिपाही, दरोगा, कलेक्टर और कप्तान कैसे बनेगा, हमारे बच्चे को फ्री शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे बच्चे को रोजगार कैसे मिलेगा, किसान को खाद बीज सस्ती कैसे मिलेगी, और हमारी फसल की कीमत जो हम पैदा करते हैं कैसे सही मिलेगी, हमें सिंचाई के लिए बिजली फ्री कौन देगा। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाए। लेकिन आपका वोट तो गाय माता को बचाने के लिए जाता है, अपने बेटे और बेटी को बचाने के लिए नहीं जाता। भगवान जो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है, आप उससे भी बड़े हो जाते हैं, उसका घर बनाने के लिए वोट देते हैं, अपना घर बनाने के लिए तो नहीं देते, अपना बेटी और बेटे का घर बनाने के लिए तो नहीं देते। भगवान से भी बड़े हैं, भगवान के रखवाले आप बनते हैं, भगवान का घर बनाने के लिए परेशान हैं। भगवान तो सबका मालिक है, वो सबको देखता है। अपने बेटे के बारे में सोचिए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए, उसकी शिक्षा के बारे में सोचिए, उसके रोजगार के बारे में सोचिए। हम माँ बाप हैं तो हमारी जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं। जिनको आप वोट देकर के जिताए हैं उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, और आपके लिए पूजा करने के लिए अयोध्या जी में घर बनाया, आपको संगम स्नान करने के लिए वो बसें फ्री चला देंगे, लेकिन आपके बच्चे की शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल नहीं बनाएंगे। आपको वो चारों धाम की यात्रा फ्री करा देंगे, लेकिन आपके बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर और रोजगार देने के बारे में नहीं सोचे। ये कौन सोचेगा? ये माइक थोड़ा आवाज खींचता है, मुंह सूख रहा है। ये जो हमारी समस्याएं हैं, ये हम नहीं उसको दूर करने के बारे में तो नहीं करेंगे, दूर तो कौन करेगा। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों की समस्याओं का कोई और समाधान करेगा, कोई और समाधान नहीं करेगा। अगर हम माँ बाप हैं तो अपने बच्चे की हक की लड़ाई हम ही को लड़ना पड़ेगा। आप सर्दी में अपने बच्चे के लिए कपड़े का इंतजाम करते हैं, सोचते हैं हमारे बच्चे के लिए घर रहे, हमारे बच्चे के लिए शिक्षा हो। शिक्षा तो तब होगी जब आपके पास अधिकार होगा, स्कूल होगा। बच्चे की नौकरी आपकी तब मिलेगी जब आपके पास अधिकार होगा। आपके बच्चे की नौकरी कोई लगाएगा, कौन लगाता है ये तो आपको ध्यान नहीं, कौन आपको अधिकार देता है ये तो आपको ध्यान नहीं। गेहूं धान चावल आप पैदा करते हैं, लेकिन उसकी कीमत कौन निर्धारित करता है? कीमत तो वही निर्धारित करता है जिसको वोट देकर के जिताते हैं। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, किसानों के नेता थे, जाट समाज से थे,
तो जब वो अपने किसानों के बीच में जाते थे तो एक बात कहते थे, ऐ मेरे किसान भाइयों, अगर आपकी एक आंख खेत में हो तो आपकी दूसरी आंख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला बद्रीनाथ में नहीं होता। इसका फैसला वो लोग करते हैं जिसको वोट से जिता करके विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि वोट ये वो तलवार है कि अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काट लोगे, और अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। 75 साल से हम क्या कर रहे हैं? दोष हम किसी और को देते हैं। ऊपर वाले ने हमारी किस्मत खराब बनाई, अपने दिमाग को, अपने विवेक को तो हम दोष देते नहीं कि हमें कौन बेवकूफ बनाता है और हम क्यों बेवकूफ बन जाते हैं, और एक बार नहीं बनते, बार बार बनते हैं। हमें यही नहीं समझ में आता कि पावर कहाँ है, ताकत कहाँ है। योगी जी साधु है ना, गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, महंत है ना, सिद्ध पीठ है गोरखनाथ मंदिर। अगर जब योगी जी मठ में साधु थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, तो अगर वो दरोगा जी से नाराज हो जाते और कप्तान से नाराज हो जाते और कलेक्टर से नाराज हो जाते, जब वो खाली योगी थे, साधु थे, और कहते तथास्तु, दरोगा सस्पेंड हो जाए, कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाए, एसपी का ट्रांसफर हो जाए, तो हो जाता है। क्यों? सिद्ध मंदिर के महंत है, क्यों नहीं होता? सारी ताकत तो वहाँ है। वो कहते तथास्तु, लड़का सिपाही बन जाए, बन जाता। कहते तथास्तु, अस्पताल खुल जाए तो खुल जाती, तथास्तु सड़क बन जाए तो बन जाती है। और आज जहाँ है मुख्यमंत्री की कुर्सी में, वहां से कहे तथास्तु दरोगा का ट्रांसफर हो जाए, तथास्तु एसपी का ट्रांसफर हो जाए, तो हो जाएगा कि नहीं? कहाँ ताकत है, कहाँ पावर है? वो गोरखनाथ मंदिर से कहते तथास्तु किसानों का कर्जा माफ हो जाए तो हो जाता। आवाज कहे कि तथास्तु हो जाएगा कि नहीं? कहाँ ताकत है? वही वोट जो आपके पास है कि दूसरे के पास है? आपके पास भी है, लेकिन बनाते तो किसी और को। अपने बारे में तो सोचते नहीं, ना अपने बच्चे के बारे में सोचते, इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते कि इनका भविष्य क्या होगा। आप तो सोचते हैं कि कौन न कहोए हमें कहानी, चेरी छोड़ न होवे रानी, यही पढ़ते रहते हैं। अपने बच्चों के बारे में सोचिए। हमारे बच्चों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, हम ही को लड़ना पड़ेगा। अगर वोट में कोई ताकत नहीं है, चुनाव में कोई बात नहीं है, तो बड़ा सा बड़ा आदमी चुनाव के समय में आपके पैर छूता घूमता है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, चुनाव में बहाया जाता है कि नहीं? काहे के लिए? वोट के लिए। उस वोट में तो जरूर कोई बात है। जिसको दारू की बोतल में देते हैं, मुर्गे में देते हैं, साड़ी ब्लाउज में देते हैं, गैस सिलेंडर चूल्हा में देते हैं। और बड़ी मजेदार बात तो ये कि 3000 का गैस सिलेंडर चूल्हा हमारी बहनों को फ्री मिला। उस समय 400 का भरा जाता था, 400 का था ना, और गैस सिलेंडर और चूल्हे की कीमत ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपया थी, और 3000 इनको फ्री दिया। गैस सिलेंडर और चूल्हा 400 का था, और आज कितने का भरा जाता है? 1000 का। एक महीने में एक सिलेंडर लगता है कि नहीं? तो एक साल में कितने सिलेंडर लगे? एक सिलेंडर कितना महंगा हुआ? 600। तो एक साल में 12 तो 12 छंग 72। 3000 दे के 7200 ले लिया तो समझ में नहीं आता है? ये माइक थोड़ा गड़बड़ है, मुंह बंद कर रहा है, आवाज खींच रहा, लाल खींच रहा, सूख रहा, मुंह खुल नहीं रहा। तो 6000 मिल गया 2-2000 करके, और 1 लीटर में 56 रुपया ले लेता है। 60,000 लेके 6000 दे देता है तो खुश। और जब डीजल महंगा हो गया
तो ऐसा भर नहीं है कि सिंचाई के लिए डीजल लगता है। बाजार में 2 चीजें आती है ट्रक में लग के, वो सारी चीजें महंगी हो गई कि नहीं हो गई? साबुन, कपड़ा, तेल, मसाला, जो भी बाजार में आता है ट्रक में लग के, वो सारी चीजें महंगी हो गई कि नहीं महंगी हो गई? जो डीजल महंगा हो गया है। लेकिन 6,000 दे के 60,000 ले लिया तो समझ में नहीं आता। 6,000 मिल गए, ऐसा किसी ने नहीं किया। आप जो किसान भाई हैं जरा सोचिए, 7 साल पहले अगर आप 100 रुपया बचाते थे तो आज आपके पास 20 रुपया भी नहीं बचता। सही है कि गलत? लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। यार अच्छी सरकार है, मुसलमान ठीक है इस सरकार में, कुछ हो चाहे न हो, लेकिन मुसलमान तो ठीक है, इसी में खुश है। आप बर्बाद हो जाइए, आपका सब कुछ चला जाए, आपके बच्चे का भविष्य चला जाए, तो आपको फिक्र नहीं। आपके बच्चे के हिस्से की नौकरी क्या मुसलमान ले लेता है क्या? 7 साल पहले भी पाकिस्तान था कि अभी आया है? 7 साल पहले भी पाकिस्तान था कि नहीं था? बहुत कमजोर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, क्या पाकिस्तान घुस आया था क्या भारत में? अब ये खतरा हो गया। 7 साल पहले भी गाय माता थी कि नहीं थी? अब ये खतरा हो गया पूरा। सोचिए, अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। हम जो हमारे जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, चाहे वो इरफान भाई हो, चाहे देवेंद्र जी हो या मैं, राजनीति हम कोई शौक के लिए नहीं आपसे करने आए। राजनीति हमारी और हमारे बच्चों की जरूरत है, शिक्षा के लिए, रोटी के लिए, इज्जत सम्मान के लिए। अगर और कोई रास्ता है अपने बच्चों को इज्जत सम्मान दिलाने का, हक हिस्सा लेने का, तो आप वो रास्ता बताइए, हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। इसके अलावा भी कोई रास्ता है कि हमारे बच्चों का हिस्सा हमें मिल जाएगा, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां मिल जाएंगी, हमारे देश में जो टैक्स का पैसा है, जो विकास में खर्च होता है, वो हमारे ऊपर खर्च होगा। और कोई रास्ता है तो आप बताइए, उस रास्ते पर चलेंगे। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, जिस कौम की, जिस समाज की राजनीतिक भागीदारी नहीं होती, वो समाज गुलाम और लाचार होकर के रह जाता है, उसके बच्चों को कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपको हक हिस्सा लेना है तो आपको अपने वोट को नहीं बेचना होगा, वोट का सौदा नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने वोट को बेचते हैं तो आप उस समय को ध्यान करिए कि जब आपकी जमीन में कब्जा होता है, जब आपके बच्चे को मारा जाता है, आपकी बेटी से छेड़छाड़ होती है, और उसका संरक्षण, उसका कहना, जिसको वोट देकर के जिताते हैं, उसका कहना खाने वाला मानता है। तो जब आप वोट का सौदा करते हैं तो अपनी बेटे की जान का सौदा करते हैं, अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करते हैं। जिस दिन आप वोट की सौदा करना बंद कर देंगे, उस दिन आपका और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, आपका भविष्य बदल जाएगा। यही कुछ बातें मुझे आपसे कहनी थी, जो मैं जगह जगह कहता हूं, कोशिश करता हूं कि ये बातें समझ में आए। कुछ साथियों को समझ में आती है, कुछ साथियों को समझ में नहीं आती। आज के जो कार्यक्रम का मकसद है, उद्देश्य है, वो एक ही है कि जो हम जातियों में बटे हुए लोग हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बटे हुए लोग हैं, हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं, चाहे वो पिछड़ा है या दलित है या मुसलमान है। अगर हमारी समस्याएं एक जैसी हैं, हमारे दुख एक जैसे हैं, और सबका समाधान एक जगह से होना है, तो अगर इकट्ठा होकर के अपने वोट का इस्तेमाल हम एक जगह जन अधिकार पार्टी के लिए करें और उसका प्रत्याशी जिता करके विधानसभा में भेजें और सरकार बनाएं, तो वहां से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक हमारे साथी हैं रमेश निषाद जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अक्सर वो एक बात कहते हैं कि भाई अगर प्यास लगी है, कुएं का पानी अगर 50 फुट नीचे है, और तो अगर प्यास बुझानी है तो पानी निकालना है, तो 50 फुट की रस्सी लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर मौर्य जी की रस्सी 10 फुट की है तो क्या पानी निकाल पाएंगे? मुसलमान भाई की रस्सी 15 फुट की है, पानी निकाल पाएंगे? प्रजापति जी की रस्सी 5 फुट की है, पानी निकाल पाएंगे? राजपूत जी की रस्सी है, लोधी समाज की 5 फुट की, निकाल पाएंगे? पटेल जी की भी रस्सी मान लीजिए,
8 फुट की 10 फुट की अकेले पानी निकाल पाएंगे? ये जितने लोग हैं सबकी 5 फुट 8 फुट 10 फुट की रस्सी 12 फुट की है, अलग अलग प्यास बुझाना चाहें तो निकल आएगा पानी। और अगर सबको जोड़ दें और फिर पानी निकालें तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? फिर पाल साहब की भी प्यास बुझ जाएगी, मुसलमान की भी, पाल की भी, प्रजापति की, सबकी प्यास बुझ जाएगी। आज के कार्यक्रम का मकसद कुल इतना है कि अगर हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं, जितने हम प्यासे हैं, जितने हम गरीब और कमजोर लोग हैं, सबकी रस्सी एक साथ जुड़ जाए और अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह जन अधिकार पार्टी को करें और जन अधिकार पार्टी की सरकार को बनाएं, तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। सही है कि गलत है? कि पंचो बात तो सही, लेकिन अगर बात समझ में आ जाए तो आज के कार्यक्रम का मकसद हमारा हल हो जाए। जितने आप लोग आए हैं बड़ी तादाद में, अगर आधे लोग भी बात समझ जाएं और इसको फैलाना शुरू कर दें तो ये 5 दिन में पूरे बरेली में बात फैल जाए। लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे ही नहीं, अपने पास ही रखेंगे, तो कैसे बात फैलेगी? और जब चुनाव होगा तो चुनाव में एक चीज और देखिएगा, चुनाव में जो प्रत्याशी है उसको मत देखिएगा। आपको लोग प्रत्याशी में ले जाएंगे, लेकिन प्रत्याशी नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। जो पार्टी का हेड है वो चुनाव लड़ता है, जो मुखिया है वो चुनाव लड़ता है। एक तरफ योगी जी मोदी जी लड़ेंगे, एक तरफ अखिलेश यादव लड़ेंगे, एक तरफ सोनिया जी लड़ेंगी, एक तरफ सतीश मिश्रा जी और मायावती जी लड़ेंगी, और एक तरफ जन अधिकार पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा लड़ेगा। अब आपको ये तय करना है कि किसको वोट देना है। अगर आप नीचे के चक्कर में, कैंडिडेट के चक्कर में पड़ जाएंगे तो उलझ जाएंगे। आपका जो वोट होगा वो इतने लोगों को मिलेगा, योगी और मोदी को मिलेगा, बीजेपी को दोगे तो नीचे का कैंडिडेट छोड़ दो। अगर समाजवादी को दोगे तो अखिलेश यादव को मिलेगा, फिर देख लो कि हिस्सा देगा कि नहीं देगा। अगर बीएसपी को दोगे तो सतीश मिश्रा और मायावती जी को मिलेगा, कांग्रेस को दोगे तो सोनिया जी को मिलेगा, और जन अधिकार पार्टी को दोगे तो इरफान भाई को और मुझको और प्रजापति जी को मिलेगा। अब आपको देखना है कि अपना वोट किसको देना है। आपको लोग बहुत गुमराह करेंगे कि कहाँ गुमराह हो रहे हो, बीजेपी से तो मौर्य जी लड़ रहे हैं। कहाँ गुमराह हो रहे हो? बीजेपी से तो मौर्य जी लड़ रहे हैं, लेकिन वोट दे दोगे वो ले कहाँ जाएगा? कहाँ ले जाएगा? हैं? कि हमारे पास आ जाएगा? हमारे काम का रहेगा? अभी तक है किसी काम का? हैं? इसलिए ये ध्यान देके वोट देना कि ऊपर कौन बैठा है। पार्टी को वोट देने के बारे में सोचना है। जिस दिन आप इतना सोच लेंगे उस दिन आपके और आपके बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग अपना काम छोड़ करके यहाँ आए, हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। उसके लिए आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। यहाँ के जो हमारे आयोजक साथी हैं, बरेली जिला के कमेटी, हमारे मंडल के कमेटी, हमारे दोनों डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर अजहर खान साहब और हमारे डॉक्टर दिनेश मौर्य जी, और हमारे जो राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित संगठन मंत्री हैं भाई देवेंद्र जी, और हमारे जो मंडल प्रभारी हैं पुराने योगेंद्र साग जी, सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि बरेली में हमारे जितने साथी महासभा चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं, वो सब लोग मिल करके अपनी पार्टी को बढ़ाने में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। साथियों,